ये पढ़ाई करना थोड़ा टफ चीज़ होता है। कोई भी आदमी जो पढ़ता है एक तरह से काइंड ऑफ सज़ा की तरह लगता है कि नहीं कब तक पढ़ेंगे। ऐसा मेरे साथ भी कभी-कभी होता था कि पढ़ाई के वक़्त ही मन करता है थोड़ा-सा रील देख लो। घटना चक्र लूसेंट मैंने पढ़ा था और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा था। जैसे ऑफ़िस में लंच टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर आप जो है ना पढ़ाई कीजिए। हम लोग का गाँव है, वहाँ पे एक सरकारी नौकरी कोई भी ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम हैं दिल्ली में। यहाँ पर हमारे साथ 69 बीपीएससी में सिलेक्टेड सुबोध कुमार राय सर हैं, जिनका एफएओ की पोस्ट पर इस बार बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इनकी कैसी जर्नी रही, क्योंकि ऑलरेडी जॉब करते थे, तो जॉब के साथ कैसे अपनी इन्होंने तैयारी मैनेज की और उसके साथ क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनी बनाई थी बीपीएससी के लिए। सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू। सर, हम सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। क्या आपकी एजुकेशन रही है? जी, जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड का बात करूँ तो मेरा जो पढ़ाई-लिखाई प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ, वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से मेरा गाँव से हुआ है। 10th तक का मैंने अपने गाँव से ही किया था और इसके अलावा 12th जो है मेरे बगल का डिस्ट्रिक्ट, मैं ओरिजिनली समस्तीपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। 12th मैंने बगल का जो डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, वहाँ से मैंने सीएम कॉलेज से किया था एंड प्लस ग्रेजुएशन हमने सेंट जेवियर कॉलेज रांची है, वहाँ से किया। एंड देन चूँकि मेरा जॉब लग गया था जल्दी ही, तो फिर मास्टर्स मैंने किया था वो अन्नामलई यूनिवर्सिटी से। इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर किया। जैसे कि अभी आप जी। बता रहे थे कि आपकी मतलब जो पढ़ाई लिखाई वो बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हुई, बहुत बहुत हाँ। छोटे स्तर से आप उठ के आप यहाँ तक आए हैं। तो क्या मतलब जब आप छोटे गांव में रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो कई बार मतलब हम बहुत बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस तरीके की हमारी पढ़ाई नहीं होती है कि हम सोचें कि मतलब हमें जाके आईएएस आईपीएस बनना है। तो ऐसा मतलब आपको किसने मोटिवेट किया कि आपने लगातार धीरे-धीरे करके एक-एक स्टेप करके आगे अपने पढ़ाई की अलग-अलग जगहों पे जाके उसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ आपने रुझान किया? जी, जी, हाँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग का गाँव है, वहाँ पे एक सरकारी नौकरी कोई भी ले जाना एक बहुत बड़ी बात हुँ। होती है। आईएएस और बीपीएससी वगैरह का तो वहाँ पे कोई सोचते भी नहीं है। तो पहले शुरुआत में जब हम लोग गाँव में बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल अपना या प्राइमरी स्कूल बात करें आप, तो उस समय तो बस यही लगता था कि कोई सा भी एक सरकारी जॉब लेना है, कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर भी बन जाए या फिर कोई क्लर्क भी सरकारी हो जाएँगे, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने गवर्नमेंट जॉब लिया। और दोस्तों, यदि आप लोग यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करें या फिर करने वाले हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। क्योंकि दोस्तों, इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला लेकर आया 83% तक का डिस्काउंट यूपीपीएससी के बैचेज पर एंड 74% तक का डिस्काउंट ने बीपीएससी के बैचेज पर। इन बैचेज में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बात करें इनके यूपीपीएससी के बैचेज की, तो सर्व सक्षम बैच यूपीपीएससी 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, फीस 4499। प्रथम 3.0 बैच यूपीपीएससी 2025 हिंदी मीडियम का बैच 4499 फीस। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 फिल्म्स बैच इंग्लिश मीडियम का, इसका फीस 1499 रुपए। ऊर्जा बैच यूपीपीएससी 2025 फिल्म्स का हिंदी मीडियम के लिए 1499 फीस। यूपीपीएससी 2025 एसबी बैच इंटीग्रेटेड बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए 2999 फीस। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम के लिए 2999 फीस। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मीन्स 2024 आंसर राइटिंग बैच है, इसका फीस 3399 रुपए। अब बात करें बीपीएससी के बैचेज की, तो सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी के लिए फीस 4499। प्रथम 3.0 हिंदी मीडियम वालों के लिए फाउंडेशन बैच है 71वीं बीपीएससी के लिए, इसका फीस 4499 रुपए। सफलता 17वीं बीपीएससी के लिए मेंस का बैच है, इसका फीस 3399 रुपए। 17वीं बीपीएससी के लिए मेंस का बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए 2499 फीस। ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम जो कि बाइलिंगुअल है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, इसका फीस 899 रुपए। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे, तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। काफ़ी नाम होता था उस समय, जब कोई भी सरकारी नौकरी लगती थी तो गाँव के आसपास इलाका में। तो उस समय तो यही था, लेकिन धीरे-धीरे जब मेरे पापा ख़ासकर काफ़ी हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते थे, क्योंकि मैं ऐसे मतलब एक पिछड़ा विलेज से आ रहा हूँ, जहाँ पे हमारे जो बचपन के जो दोस्त लोग होते थे, वो लोग बकरियाँ और गाय वगैरह चराने जाते थे। और हमें याद है कि हमें भी इच्छा होती थी कि यार मैं इस उम्र में क्यों पढ़ाई-लिखाई कर रहा हूँ? सब वो लोग लोग के इतने साथ मस्ती घूमने कर रहे निकले। हैं, हाँ, घूमने जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊँ। लेकिन मेरे पापा हमेशा हम लोगों को अलग रखे और हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किए। और कभी भी वो एक फार्मर थे पहले, अभी तो पॉलिटिक्स में भी हैं वो। तो उस समय लेकिन जैसे खेती-बाड़ी फार्मिंग होती थी हमारी, तो हमें कभी भी वो वहाँ पे जाने नहीं देते थे। वो हम बोलते थे कि बस पढ़ाई पढ़ाई कीजिए करो। आप, आपका सिर्फ़ पढ़ाई करना है और आगे अच्छा करना है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे मैंने एक के बाद एक जॉब लेता गया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। प्लस मेरे ब्रदर जो बड़े भाई हैं, उनका भी आईएएस में हो गया था। वो 2014 बैच के आईएएस अफ़सर हैं। संतोष कुमार राय नाम है उनका, दिल्ली में ही पोस्टिंग है उनकी।
तो उनसे बाद में जाके मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी आईएएस करना है और यूपीएससी या बीपीएससी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो करना है। तो इसलिए अभी एक के बाद एक मैंने, ये मेरा 5वां जॉब है एज ए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन बीपीएससी। इससे पहले मैं 4 जॉब ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं वर्किंग हूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू, सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और दिल्ली में ही पोस्टिंग है मेरी। और इससे पहले और 3 जॉब था मेरा, जैसे कि यूपीएससी का भी मैंने क्वालिफाई किया था, असिस्टेंट कमांडेंट, और बीएसएफ मुझे मिला था। एंड देन उससे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर था मैं। और सबसे फर्स्ट जॉब जो थी मेरी वो एज ए इमिग्रेशन ऑफिसर था, और दिल्ली में ही पोस्टिंग थी मेरी। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कई सारे जी। छात्र जो डेडिकेटेड होते हैं किसी हाँ, हाँ। एक एग्जाम को लेके, चाहे बीपीएससी की बात करें या यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल को लेके, राइट। आपने लगभग कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स ये जो होते हैं सारे हाँ, क्रैक हाँ। किए हैं। तो क्या ऐसी आपकी रणनीति रहती थी या क्या आपने बेसिक चीज़ें फॉलो की थी कि आपने सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी इसमें सब पूछे जी, जाते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले तो देखिए वही था कि जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम्म, मोस्टली मैं वही दे रहा था कि पहले कोई गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग ऐसे रूरल बैकग्राउंड से थे और इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो पहला था ये था कि कोई सा एग्ज़ाम लेना है, तो इसलिए मैंने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर है, एसएससी सीजीएल वगैरह इस तरह का दिया था। लेकिन जब ये सब हो गया तो अब लगा कि नहीं, अब यूपीएससी करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अल्टरनेटिव है ही, क्योंकि देखिए ये चीज़ है, ये जो क्षेत्र ऐसा है कि कुछ लोगों का तो जल्दी होता है, लेकिन बहुत लोगों का ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव आपके हाथ में है तो वो काफ़ी बेटर होता है। तो फिर जब ये सब जॉब हो गया तो मुझे लगा कि यूपीएससी वगैरह का तैयारी करना चाहिए। तो फाइनली यूपीएससी में भी मैंने अटेम्प्ट दिए थे और मैंने इंटरव्यू भी दिया है उसमें, लेकिन उसमें नहीं हुआ फाइनल। लेकिन बीपीएससी में फाइनली इस बार हुआ है मेरा। तो उसके लिए वही है कि देखिए आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, वो होना चाहिए, कि विल पावर आपके अंदर होना चाहिए। तो आप जॉब करने के साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि बस टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। किस तरह से जो भी टाइम मिला है तो उसको इधर उधर के फालतू चीज़ों में नहीं बर्बाद करनी है, बल्कि जॉब के बाद जो भी टाइम मिलता है तो उसमें मैं पढ़ाई करता था। तो वही रणनीति थी कि किस तरह से छोटे छोटे टाइम जो मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाए, है ना। तो उसके लिए जो मोबाइल वगैरह है उसमें भी मैं सॉफ्ट कॉपी में बहुत सारी चीज़ रखा करता था, और जहाँ भी टाइम मिले तो उससे मैं पढ़ाई करता था। कितने अटेम्प्ट्स बीपीएससी के लिए आपने दिए? जी, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू तक दिया था, तो फाइनल हुआ नहीं था, लेकिन इस बार हो गया। अच्छा, इतना लंबा आपका अनुभव रहा है क्योंकि आपने जी, जी। कई सारी जॉब्स की हैं, तो आपको हाँ, क्या लगता है अगर कोई नया छात्र है, वो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है या फिर यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी स्पेशली करना चाहता है, तो राइट। क्या उसको पहले छोटी जॉब लेके तब इसकी तैयारी करना चाहिए या फिर डायरेक्ट अगर चाहे तो बीपीएससी या यूपीएससी की जी, जी। तरफ तैयारी में आ सकता है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, वो अपना खुद का जज करे, है ना, कि आप किस लेवल में आपको लग रहा है कि आप, सबसे इसके लिए बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो पीवाई की क्वेश्चन है कोई भी एग्ज़ाम का वो देखिए, यूपीएससी या बीपीएससी का। वो करने के बाद आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत में, है ना, एटलीस्ट आपको 2 अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए, है ना। और उसके बाद मान लो यदि आप दे रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहा है 2-3 अटेम्प्ट के बाद, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेफ़िनेटली कोई ना कोई अल्टरनेटिव आप ढूँढ लीजिए, कोई दूसरा जॉब ले लीजिए, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो काफ़ी ब्रिलियंट भी थे, डिज़र्विंग भी थे, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हो जाता है कभी-कभी अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आप सेफ साइड के लिए एक जॉब ले लें, उसके बाद फिर दोबारा आप इस पे तैयारी कीजिए। अच्छा, कई सारे लोग जी, जी। होते हैं कि छोटी जॉब लेके हाँ, हो हाँ। जाता है उनका, फिर भी मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, उसके आगे तैयारी करते रहते हैं, तो जी, उनके जी। लिए कोई सजेशन? जी, जी, मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूँ कि आपका यदि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आप यदि छोटा मान लो कोई कलर का जॉब आपने निकाल लिया, तो आप नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं जॉब होने का पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, हुँ। ठीक है? क्योंकि जॉब लगने के बाद डेफ़िनेटली आपको कम टाइम मिलेगा और आप पूरी तरह फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, जब तक आप कर रहे हो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। हुँ। जी, जी। सर, बीपीएससी की रणनीति जानना चाहेंगे, जो हाँ, सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है? क्योंकि इसके पहले भी आपने अटेम्प्ट्स दिए, उसके बाद जी, जी। इसमें आपका फाइनल हो पाया, हाँ, हाँ। तो क्या रणनीति आपकी रहती थी प्रीलिम्स बीपीएससी के लिए? बीपी, हाँ, जी, जी। बीपीएससी के लिए देखिए प्रीलिम्स में आपको वही जो सोर्सेज़ तो आपको पता ही होगा, मोस्टली वही लोग पढ़ते हैं। घटना चक्र, लूसेंट मैंने पढ़ा था, और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा था, ये सब चीज़ें। बट इसके अलावा वही है कि आपको पीवाईक्यू पे काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, और उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अभी कुछ रिसेंटली जो है यूपीएससी की तरह क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो उस तरह के लिए आपको कुछ एडवांस बुक भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए, है ना।
तो इस तरह की चीज़ें भी आप पढ़िए, ताकि आप कहीं न कहीं जो यूपीएससी वाले बच्चे जो इसमें बैठ रहे हैं बीपीएससी में, तो उनसे आप पीछे नहीं रहेंगे। तो ये भी कीजिए, और बस फैक्ट्स वगैरह भी रटिए और एनालिटिकल दोनों आपको करना पड़ेगा, और बस मेहनत कीजिए, डेफ़िनेटली हो जाएगा। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें, जैसे करंट हुँ। अफेयर वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको जी, जी। कैसे करें, या बिहार स्पेशल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं सोर्सेज सबके पास होते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल की बात करें या करंट अफेयर के सोर्स की, तो आपने इसमें क्या फॉलो किया? जी, जी, बिहार स्पेशल में तो देखिए मैंने वो इम्तियाज़ अहमद की एक बुक है, वो मैंने पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए। और करंट अफेयर के लिए फिर कई सारे मैगज़ीन देखिए, करंट अफेयर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फैक्चुअल वाले जो मैगज़ीन है वो भी पढ़िए, प्लस एनालिटिकल जो है, जो यूपीएससी वाले जो है वो भी पढ़िए, है ना। फैक्चुअल में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्पीडी वगैरह, एडिटोरिया या घटना चक्र का कोई एक मैगज़ीन लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। मंथली। जी, जी, मंथली जो है, या फिर ईयरली उन लोगों का भी आता है, तो ईयरली आप कोई एक ले लीजिए। और इसके अलावा एक जो यूपीएससी वाले जो स्टैंडर्ड के मैगज़ीन है, जैसे कि विज़न आईएएस का है, या और भी कोई कोचिंग वाजीराम का है, किसी का भी एक ले लीजिए, ताकि उसमें जो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट दो जो है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दो फॉलो कीजिए। और बात करें मेंस के जी, जी। उस स्ट्रेटजी की, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती थी जीएस फर्स्ट सेकंड या फिर एसए वगैरह के लिए? जी, जी, हाँ, मेंस के लिए देखिए पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू है उसको आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। एंड इसके अलावा जो है, आप कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हर सारे जो सब्जेक्ट है उसमें रिपीट होते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक तो डेफिनेटली रिपीट होता है। तो उन सब चीज़ों को आप है ना अच्छे से पढ़ के, और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज़ कर पाएँगे। और जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह है उसके अलावा आप, जैसे पॉलिटी का फॉर एग्ज़ाम्पल आप बना रहे हैं, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, तो वहाँ से बढ़ाइए। इसके अलावा आपको जो गूगल है वहाँ से करंट अफेयर के लिए वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट का एक टॉपिक है, उससे नोट्स बना रहे हैं, तो आप गूगल में सर्च कीजिए फंडामेंटल राइट, तो वहाँ से भी जो आपको जो करंट अपडेट्स है वो वहाँ से मिलेंगे। तो आप इसको वैल्यू एडिशन, या फिर जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी, तो वहाँ से भी आपको कुछ मिलता है, तो आप अपने नोट्स में उसको वैल्यू एडिशन करते रहें। अच्छा, इसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह कितना इंपॉर्टेंस रहता जी, है, चाहे फिल्म्स की बात करें या फिर मेंस में अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करें हाँ, हाँ। तब के लिए? जी, मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। खैर, खासकर जो प्रीलिम्स है उसमें तो आप कहीं भी कोई दूसरे कोचिंग का ऐसे मार्केट से परचेज़ करके आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें उतना नहीं है। लेकिन मेंस में तो बहुत इफ़ेक्टिव है, और मेंस में मैंने भी कोचिंग में जॉइन किया था, टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया है। तो ये कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है उसमें कहाँ कमी रह गई है, और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कोई भी जो अच्छे मेंटर है, खासकर अच्छे कोचिंग है, वहाँ पे आप जॉइन कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस जो है राइटिंग स्किल में, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एसए की बात करें तो हुँ। एसए कैसे लिखें? अगर अच्छा जी, एसए जी। लिखना हो कि स्कोरिंग मार्क अच्छा रहे वहाँ पे, हाँ। तो उसके लिए क्या सजेशन आपका रहेगा? आप क्या चीज़ें फॉलो करते थे जब एसए आप प्रैक्टिस वगैरह करते थे तब? जी, जी, एस्से के लिए देखिए वही है कि उसमें इसमें भी राइटिंग स्किल काफ़ी, प्रैक्टिस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहले आप जो बीपीएससी में अभी तक के जो पीवाईक्यू एसेस हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो यूपीएससी में जो पूछे गए हैं एसेस, वो भी आप कुछ सालों का, एटलीस्ट 4-5 साल का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें 2 तरह के एसेस पूछते हैं मेनली। एक तो आपका जो आइडिया बेस्ड जो होते हैं, खासकर फिलोसॉफिकल होता है, वो थोड़ा टफ होता है, तो उनमें आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो नॉर्मल आपका जो जीएस टाइप के एस्से होता है, तो उसमें तो डेफ़िनेटली आप अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन खासकर जो फिलोसॉफिकल है, उस पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसमें वही आप बहुत सारे कोटेशंस वगैरह जो हमारे जो महान लीडर्स वगैरह हैं, फिलोसोफर हैं, उनका आप याद कीजिए। महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद है, जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत हो रहा है तो उनको वहाँ पे पुट कीजिए। इसके अलावा शॉर्ट जो स्टोरीज़ वगैरह जिसको एनेक्डोट्स बोलते हैं, वो वगैरह भी खासकर स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें आप ये एनेक्डोट्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। प्लस लैंग्वेज जो है वो आपका सही होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ये नहीं कि हैफ़-हैज़ार्ड तरीके में कि एक पॉइंट आपने कुछ दिया और दूसरा पॉइंट सडनली आप दे दिया। तो वैसा नहीं, एक तरह से मतलब कंटिन्यूटी जो है ना एक उसमें मेंटेन होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप अच्छा करेंगे, बस प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है इसे। सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े जो कि जी, जी। बीपीएससी या यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी करें, तो उनके लिए हाँ। कोई सजेशन या सुझाव रहेगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करें ताकि जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन हो पाए? जी, जी, डेफ़िनेटली देखिए ये चीज़ें ऐसी है, यूपीएससी, बीपीएससी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप धैर्य रखें, है ना, मेहनत करते रहें और राइट डायरेक्शंस में मेहनत करेंगे, तो ज़रूर आज ना कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मेहनत करें डेफ़िनेटली, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है। बिल्कुल। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, आप बिल्कुल पढ़ाई में डिवोट करें, क्योंकि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अभी आप जितना अपने आप को मेहनत करेंगे, अभी जितना अपने आप को इस चीज़ में डालेंगे ना, तो आपके आने वाले भविष्य जो है उतना ही उज्जवल होगा। और अभी आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी कष्ट होगा, डेफ़िनेटली पढ़ाई करना थोड़ा टफ चीज़ होता है। कोई भी आदमी जो पढ़ता है, एक तरह से काइंड ऑफ सज़ा की तरह लगता है कि नहीं कब तक पढ़ेंगे,
बट स्टिल दिस इज़ द ट्रूथ, सभी को पढ़ना पड़ता है। हमने भी काफ़ी मेहनत किया है, जॉब के साथ हमने पढ़ाई किया है, तो डेफ़िनेटली आप मेहनत करेंगे और राइट डायरेक्शन में करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और इसके साथ-साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली मैं ऑलरेडी क्वालिफ़ायर हूँ, तो हमसे जितना गाइडेंस हो पाएगा तो डेफ़िनेटली आपको करूँगा। तो आप चाहे तो एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी, तो आप डेफ़िनेटली इससे जुड़ सकते हैं और मैं वहाँ पे गाइड करता रहता हूँ बच्चों को। किसी भी तरीके का आप कोई हेल्प चाहिए या किसी तरह का डाउट हो तो आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम इस लिस्ट में हो, और तो मुझे अच्छा लगेगा। सर लास्ट में एक जी, जी। क्वेश्चन और रहेगा, जैसे आपने बताया कि आप जॉब के साथ तैयारी करते थे, तो जॉब के साथ तैयारी करना कितना चैलेंजिंग है, या आप इससे कैसे मतलब इसको करते थे साथ साथ में? जी, जी, हाँ। डेफ़िनेटली ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जॉब के साथ करना देखिए काफ़ी टफ़ होता है। उसमें लेकिन वही है कि आपके अंदर यदि स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो डेफ़िनेटली आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ों को बात आप ध्यान देनी पड़ेगी आपको, ख़ासकर जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जॉब मतलब काफ़ी दिन से मैं जॉब में हूँ और जॉब के साथ ही मैंने जॉब सारे निकाले हैं। 5 जॉब अभी तक मेरा हो चुका है। तो मैं जैसे ऑफ़िस में लंच टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस नहीं है, तो वो अपना फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ घूमते हैं लंच टाइम में। आप उसको लंच जैसे मैं 10 मिनट में करके बाकी जो टाइम होता था, वहाँ पे लाइब्रेरी भी होती है बहुत सारे ऑफ़िस में, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें। तो वहाँ पे जाके मैं बाकी टाइम में पढ़ाई करता था, घूमने-फिरने के, इधर-उधर घूमने के बजाय। इसके अलावा आपको टी टाइम भी मिलता है, टी ब्रेक लगभग आधा आधे घंटे का 2 बार होती है। तो उसमें भी आप घूमने के बजाय आप जाके आप पढ़ाई करो। और इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल रखा कीजिए। मोबाइल हुआ या फिर टैब हुआ, जैसे मैं मोबाइल में रखता था बहुत सारी चीज़ें, और कहीं भी जैसे 10 मिनट का भी टाइम मिला तो खासकर जो न्यूज़ पेपर वगैरह है उसको मैं फिनिश करने का कोशिश करता था ऑफिस के टाइम में, जब भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। कभी कभी ब्रेक भी आपको मिल जाएंगे काम के दौरान भी। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा काम होते हैं, कभी कभी कम भी काम होते हैं, तो उस टाइम में भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ये कीजिए। बाकी उसके बाद भी जैसे ऑफिस से आने के बाद मैं करता था कि यहाँ पे जैसे पटेल नगर दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, तो मैंने यहीं पे एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो जैसे ऑफिस से आने के बाद मैं लाइब्रेरी में चला जाता था और पढ़ाई करता था। और इसके अलावा फिर आप क्योंकि ऑफिस से आने के बाद काफ़ी थकान हो जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है प्रॉब्लम कि डेफ़िनेटली आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं करता था कि मैं डिस्कशन करता था फ्रेंड लोगों के साथ। जैसे ही ऑफिस से आने के बाद जब कभी नींद आने लगती थी तो वहीं पे पार्क था बगल में, तो वहाँ पे जाके हम लोग डिस्कशन करते थे। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा संडे सैटरडे का ऑफ होता है, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में ऑफ ही होती है संडे सैटरडे। तो इन दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए ये 2 दिन का, और घूमने-फिरने के बजाय जो है आप पढ़ाई पे ध्यान दें, तो ये अच्छा स्टेप रहेगा। आपने बताया कि आप अपना मटेरियल जो होता था जी, अपने जी। फ़ोन में रखते थे, हाँ। लेकिन आज के समय में छात्रों के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन में मतलब पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह मिल जाते हैं उनको। तो गए एक वीडियो जी, उसका जी, देखा हाँ। पढ़ाई से रिलेटेड, फिर नीचे कुछ और आ गया, फिर देखने लगे, काफ़ी टाइम इसमें चला जाता है। तो राइट, राइट। इसके लिए कोई सजेशन आपका, या फिर आप इन चीज़ों से कैसे बचते थे? जी, जी, देखिए उस पे तो मुझे लगा कि एक सेल्फ कंट्रोल ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, सोशल मीडिया जो है जैसे कि आप बोल सकती है एक तरह से अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो आपको ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसको वरदान बना रहे हैं अपने लिए या अभिशाप बना रहे हैं। तो उसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, खासकर जो लोग वर्किंग है या फिर जो नॉन वर्किंग भी है उनके लिए भी ये चीज़ एक बहुत बड़ा इशू हो गया है सोशल मीडिया में, खासकर रील्स वगैरह जो है, शॉर्ट्स फ़नी फ़नी जो वीडियोज़ वगैरह लोग बना के यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे लोग डालते हैं, और लोग एक बार देखने के लिए तो क्लिक करते हैं, लेकिन वो हाँ, काफ़ी टाइम पता वेस्ट चलता है करते हैं। 1-2 घंटा रह गया। कभी-कभी हमारे साथ भी होता है, मतलब ये नेचुरल है। देखिए, थोड़ा बहुत सबके साथ इतना तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप मान लो 5-10 मिनट के लिए कभी-कभी देख रहे हैं, तो वो चलता है, लेकिन आप 2 घंटा, 3 घंटा और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो उसके लिए जो है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर आप जो है ना पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे जैसे मान लीजिए आप टाइम लगा के पढ़िए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा मेरे साथ भी कभी-कभी होता था कि पढ़ाई के वक़्त ही मन करता है थोड़ा-सा रील देख लो, है ना? तो इसके लिए थोड़ा-सा आप खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप टाइमर लगा लीजिए कि नहीं 2 घंटे में कुछ भी हो जाए, मोबाइल हमें नहीं देखनी है, पढ़ाई करनी है। जब 2 घंटे खत्म हो जाएँगे तभी कुछ देखनी है ना? मान लो कुछ उस समय आपको डाउट भी हो जा रहा था, आप ऐसा करो कि आप पेन से कहीं पे लिख लो नोटबुक में कि हाँ, ये मेरा डाउट है और 2 घंटे के बाद मैं इसको देखूँगा। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल तो आप ही को करना पड़ेगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जी, और जी। हमारे व्यूअर्स के लिए इतना कीमती समय दिया। जी, जी सर, बहुत-बहुत थैंक यू आपके लिए भी। और साथ-साथ जो है मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली मेरे से कुछ भी आपको गाइडेंस हो मिलेगा तो आप डेफ़िनेटली बिल्कुल। आप मेरे से पूछिए, कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी यदि ये किसी तरह से मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो इसके लिए जो है मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया था, यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं इसके माध्यम से आपको गाइड करता रहूँगा।
तो डेफिनेटली आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा लास्टली आपके लिए, कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपको भी थैंक यू। तो दोस्तों देखा सर ने आपको काफ़ी सारी गाइडेंस थी आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या फिर इन्होंने अपना बताया किस तरीके से संघर्ष से निकलकर अपनी तैयारी से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड सर के चैनल का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।